अस्सलाम वालेकुम। क्लास आपको मेरा बोर्ड नज़र आ रहा है? यस मैम। मैम आ ओके। रहा है नजर। ओके। अच्छा जी, लास्ट सेक्शन में हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट की थी और हमने इनडेफिनिट इंटीग्रल्स को सॉल्व करना सीखा था। ठीक है। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे इंटीग्रेशन और आज हम सॉल्व करेंगे डेफिनिट इंटीग्रल्स को। ओके, जब हमने इनडेफिनिट इंटीग्रल्स लिखे थे तो मैंने आपसे कहा था कि आपके पास सिंबल होता है और आपके पास इंटेग्रेंट होता है और आपको ये पता होता है कि आपका वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है। ठीक है, तो ये हम इसको रीड करते हैं। इंटेग्रल ऑफ द फंक्शन जी विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन एक्स। ठीक है। अब इसको कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल, जब आपको ये नहीं पता कि एक्स जो है वो किस इंटरवल से बिलोंग करता है। ऑब्वियस सी बात है, ये हमें ऑब्वियस है कि एक्स जो है वो जो जी ऑफ एक्स है उसकी डोमेन से बिलोंग करेगा। ठीक है, इस फंक्शन की डोमेन से ही बिलोंग करेगा। लेकिन डोमेन के में भी किसी स्पेसिफिक पार्ट से भी बिलोंग कर सकता है। ठीक है, तो हमें नहीं पता होता। अगर हमें यह पता चल जाए कि एक्स जो है वो बिलोंग करता है टू द क्लोज इंटरवल ए बी, तो इसका मतलब होगा कि x कैन टेक द मिनिमम वैल्यू a अप टू द मैक्सिमम वैल्यू b। ठीक है। और ये हम लिखते हैं, ये जो सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन हमने लिखा होता है इसके साथ इस तरह से करके a टू b। और इसको हम रीड करते हैं इंटेग्रल a टू b g ऑफ x dx। ठीक है, इसको इस तरह से रीड किया जाता है, इंटेग्रल फ्रॉम a टू b g ऑफ x dx। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द डेफिनेट इंटेग्रल। जब और दीज आर कॉल्ड द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ए टू बी, दीज आर कॉल्ड द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, हमारे पास जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है दे आर फ्रॉम ए टू बी। इट मीन्स दैट एक्स कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। और फिर इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये जो है दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज कॉल्ड द अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अगर आपको लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन गिवन है तो फिर वो आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल है। और अगर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं है गिवन तो दैट इज इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो ये इंटीग्रल्स की दो टाइप्स आ गई, डेफिनेट इंटीग्रल एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल। सो आज हम डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो सॉल्व करना सीखेंगे। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हुए हैं। ठीक है। इससे पहले कि हम डेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व करें, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल्स की, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहली जो हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? इफ यू वांट यू हैव एन इंटीग्रल, इफ यू हैव एन इंटीग्रल फ्रॉम b टू a ऑफ सम फंक्शन लेट्स से f ऑफ x dx। अब आप ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b लिखें। ठीक है, आप यूजुअली जो स्मॉलर वैल्यू होती है उसे लोअर लिमिट पे लिखते हैं और जो ग्रेटर वैल्यू होती है उसे अपर लिमिट पे लिखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना चाहती हूँ मीन्स मैं इंटीग्रल लिखना चाहती हूँ फ्रॉम, अच्छा एक मिनट के लिए होल्ड करिएगा, मैं मार्कर दूसरा लिया। ओके जी, हम ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करना चाहते हैं बी टू ए, जब हम लिखना चाहते हैं ए टू बी तो हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करते हैं तो हमारे पास एक नेगेटिव साइन अपीयर हो जाता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, वी कैन राइट बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स एज माइनस ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अगर आपने ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना कहीं भी आपको जरूरत पड़ी तो उससे क्या होगा, एक नेगेटिव साइन आपका अपीयर हो जाएगा आउटसाइड द इंटीग्रल। सेकेंड प्रॉपर्टी आपके पास ये है, इफ यू वांट टू इंटीग्रेट फ्रॉम ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अच्छा, जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है दैट गिव्स यू एरिया अंडर द कर्व।
ठीक है। अगर तो दो डिफरेंट पॉइंट्स आप ले रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, दैट मीन्स यू हैव अ पॉजिटिव एरिया। लेकिन अगर आप ए टू ए, यानी कि आप बिल्कुल मूव ही नहीं करे, एक ही उस पर खड़े हैं, तो आपका एरिया क्या होगा? एरिया अंडर द कर्व आपका क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। आपके पास ये एरिया ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? दिस इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास हमने ऑलरेडी डिस्कस की है कि इफ यू हैव एनी स्केलर मल्टीपल, आपके पास स्केलर कोफिशिएंट है, लेट्स से यू हैव ए टू बी के एफ ऑफ एक्स डी एक्स, देन दिस कोफिशिएंट, दिस स्केलर कोफिशिएंट, दिस कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये आप इंटेग्रल से बाहर लिख लेते हैं और आप इंटेग्रल अप्लाई करते हैं ऑन द फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम यूज करने वाले हैं। और इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी ये है आपके पास इंटेग्रल की, डेफिनेट इंटेग्रल की, इफ यू हैव एन इंटेग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस, ये जो इसकी अपर लिमिट है दैट इज लोअर लिमिट ऑफ दिस इंटेग्रल, दैट इज ए टू बी प्लस बी टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है। आप ए से बी फिर बी से सी जा रहे हैं, इट मीन्स यू यू हैव गॉन फ्रॉम ए टू सी। ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है। अगर ये पॉइंट आपके सेम है तो ए टू बी प्लस बी टू सी इज इक्वल्स टू इंटेग्रल फ्रॉम ए टू सी। ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी ये भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज हैं जो आपने माइंड में रखनी है कि अगर आपको ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कहीं चेंज करना पड़ता है तो एक नेगेटिव साइन अपीयर होगा। अगर आप सेम पॉइंट टू सेम पॉइंट इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और अगर आपके पास कोई कोफिशिएंट आ रहा है तो कोफिशिएंट को हम आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रल लिख लेते हैं। और अगर आपके पास इंटीग्रल है ए टू बी प्लस बी टू सी और फंक्शन सेम है, ये याद रखिएगा कि ये ना कि फंक्शन डिफरेंट हो। अगर आपका इंटेग्रेंड सेम है दोनों इंटेग्रल्स का और आपके पास इंटीग्रेशन है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस बी टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, देन इट इज इक्वल्स टू ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये आपने अपने माइंड में रखनी है व्हाइल सॉल्विंग द डेफिनेट इंटेग्रल्स। ठीक है। ओके, अब जब हम डेफिनेट इंटेग्रल को सॉल्व करने की तरफ जाते हैं तो हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस जो है वो यूज होता है। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस हमें ये बताता है कि इफ जो इंटेग्रेंट है, लेट्स मैं इसको एफ लिख देती हूँ, मैं इस इंटेग्रल की बात कर रही हूँ, डेफिनेट इंटेग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस आपसे कहते हैं कि इफ दिस फंक्शन, दिस इंटेग्रेंट फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स है, एफ जो है दैट इज कंटिन्यूअस, दैट इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन द ओवर दिस इंटरवल ए टू बी, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन जो है दिस इज कॉल्ड इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन। आप इंटीग्रेट करें फ्रॉम ए टू बी, दिस इज कॉल्ड इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन। अगर आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है ऑन ओवर दिस क्लोज इंटरवल ए बी एंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ, एंटी डेरिवेटिव या इंटेग्रल जिसको आप कहते हैं एंटी डेरिवेटिव, नहीं लिख रहे, एंटी डेरिवेटिव of this function f that is denoted by let's say capital F of x। ठीक है। हमने उसको डिनोट किया कैपिटल एफ ऑफ एक्स से, इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ इज एंटी डेरिवेटिव ऑन द इंटरवल, is anti derivative on the same interval a to b, then हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती है? देन द डेफिनेट इंटेग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर आप डेफिनेट इंटेग्रल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पहले आप सिंपली इम्प्रॉपर वो जो इनडेफिनेट इंटेग्रल है उसको सॉल्व करेंगे, यानी कि आप इंटेग्रल लेंगे एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो कि आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया है। और आपने देखा होगा कि आप जब भी इंटीग्रेशन करते हैं किसी फंक्शन की, यू गेट अ फंक्शन, आपके पास रिजल्ट में भी एक फंक्शन ऑफ एक्स आ जाता है जिसको मैंने यहाँ पे कैपिटल एफ ऑफ एक्स से डिनोट किया है। ठीक है। तो यू गेट सम फंक्शन ऑफ एक्स, तो वो मैंने रिलेशन आपको बता दिया, दिस इज द इंटेग्रेंट। हम ये देखते हैं कि ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। ठीक है। तो वो वाली बात है, तो आपको यू अगेन गेट अ फंक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे आपको फंक्शन मिल जाता है। ठीक है। और डेफिनेट इंटीग्रल के केस में आप क्या करते हैं? डेफिनेट इंटीग्रल के केस में
ये जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है, ये आप इस पे अप्लाई कर देते हो। और ये अप्लाई कैसे होती है? आप अप्लाई करते हैं अपर लिमिट, पहले आप x जहां जहां पर x है, ये जो रिजल्टिंग आपके पास जो भी फंक्शन आया है इसमें जहां जहां पे x है वहां पर पहले x की जगह आप सब्सटीट्यूट करते हैं b। यानी कि मैं इसको लिखूं सिंबॉलिकली तो दैट इज f ऑफ b माइनस then the lower limit of integration minus f of a। दिस इज हाउ वी अप्लाई द डेफिनेट इंटेग्रल। यानी कि अगर आपने डेफिनेट इंटेग्रल सॉल्व करना है तो पहले आप इनडेफिनेट इंटेग्रल को सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट सम फंक्शन ऑफ एक्स दैट इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस इंटेग्रेंट। इस इंटेग्रेंट का आपका एंटी डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। और फिर उस पर आप लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो अप्लाई करेंगे ए टू बी। और अप्लाई कैसे करेंगे? अपर लिमिट, यानी कि जहां जहां एक्स है पहले उसकी जगह अपर लिमिट अप्लाई होगी, माइनस द लोअर लिमिट। दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ठीक है। सो ये थ्योरम अप्लाई करके हम डेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में। मैम ये दोबारा समझाए मैम, ये समझ नहीं आया। ओके, मैंने आपको ये बताया है स्टेटमेंट। कि आप स्टेटमेंट ये है कि आपके पास जो इंटेग्रेंट है, ठीक है, जो आपके पास इंटेग्रेंट है, ये मैंने एक डेफिनेट इंटेग्रल लिखा है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये जो इंटेग्रेंट एफ ऑफ एक्स है, यानी कि ये जो फंक्शन है, पहली कंडीशन ये है कि इस फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए ऑन द होल इंटरवल, ऑन दिस होल इंटरवल फ्रॉम ए टू बी, क्लोज इंटरवल ए टू बी। जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है आपकी, इनमें से कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जिसपे ये फंक्शन जो है वो डिफाइंड ना हो या कंटिन्यूअस ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंटेग्रल लिखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल वी हैव एन इंटेग्रल, इधर लिख देती हूँ, वी हैव एन इंटेग्रल लेट्स से -1 to 1 1/x dx, ठीक है। मैंने ये एक एग्जांपल लिखी है। अब ये जो आपका इंटेग्रेंट है 1/x, ये किस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है या कंटिन्यूअस नहीं जीरो। है? जीरो पे। जीरो। तो अब देखिए जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन मैंने लिखा है -1 to 1, तो क्या जीरो इस इंटरवल से बिलोंग करता है? -1 और 1 इंटरवल से यस। बिलोंग करता है? बिलोंग करता है। तो मैंने पहली कंडीशन में ये लिखा है कि आपका जो फंक्शन है उसको इस इंटरवल पे क्या होना चाहिए? डिफाइन। कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ये कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन अगर इसी इंटरवल को लेट से मैं इस तरह से कर दूं, तो अब ये जो इंटेग्रेंट है इस इंटरवल पे कंटिन्यूअस है। तो पहली चीज हमने लिखी है कि जो आपका इंटेग्रेंट है, जो लिमिट ऑफ जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है उस पे आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हो, ठीक है। और फिर इसके जो एंटी डेरिवेटिव है, एंटी डेरिवेटिव मीन्स मैंने इस फंक्शन एफ का इंटेग्रल लिया है। जब मैं एफ का इंटेग्रल लूंगी तो अगेन आई विल गेट सम फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। जो आपका डेरिवेटिव एंड एंटी डेरिवेटिव होता है वो दोनों फंक्शंस ऑफ एक्स ही होते हैं। तो आई गेट द फंक्शन ऑफ एक्स एज एंटी डेरिवेटिव, जिसको मैंने कैपिटल एफ ऑफ एक्स से डिनोट किया है, ठीक है। और ये एंटी डेरिवेटिव जो है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स मीन्स मैंने पहले इंटेग्रल अप्लाई किया, जो आप इंडेफिनेट इंटेग्रल अप्लाई करते हो, यू गेट द आंसर एज एफ ऑफ एक्स सम फंक्शन ऑफ एक्स। आपको रिजल्ट में जब आपने इंडेफिनेट इंटेग्रल को सॉल्व किया तो आपको कोई फंक्शन ऑफ एक्स मिला है। नाउ यू वांट टू अप्लाई द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? ए टू बी। ये अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई ऐसे करेंगे कि आपने पहले अपर लिमिट अप्लाई करनी है, यानी कि आपके पास जो यहाँ पे एक्सप्रेशन आया है उसमें जहां जहां एक्स है उस एक्स को रिप्लेस कर देना है विद बी, दैट आई हैव रिटन एज एफ ऑफ बी माइनस, और फिर आपने माइनस लगाना है और फिर लोअर लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो अप्लाई करनी है, दैट इज एफ ऑफ ए, ठीक है। अब हम ये एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं तो आपको जरा और क्लियर हो जाएगा। नाउ फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हमने इंटेग्रल लिया था, इंटेग्रल 2x dx। ये कौन सा इंटेग्रल है? डेफिनेट है या इनडेफिनेट इंटेग्रल है? इनडेफिनेट। इंडेफिनेट। इनडेफिनेट, ठीक है, इंडेफिनेट ये मैम। इनडेफिनेट इंटेग्रल है। लेकिन इसके साथ अगर मैं लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन लिख देती हूँ तो ये अब कौन सा इंटेग्रल बन गया? डेफिनेट। डेफिनेट इंटीग्रल। अब डेफिनेट। हमने इस डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करना है। इस डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस लगाने के लिए जरूरी है कि ये जो इंटेग्रेंट है वो इस इंटरवल पे कंटिन्यूअस हो। और आप देख सकते हो कि ये जो इंटेग्रेंट है इस इंटरवल के किसी भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस नहीं है, ऐसा ही है। कंटिन्यूटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। यानी कि आपके पास ये, आपको पता है कि जो अलजेब्राइक फंक्शंस होते हैं उनकी डिमांड होती है सेट ऑफ आर रियल नंबर्स, और आपकी यहाँ पे यस। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन रियल नंबर्स है, इट मींस इट इज डिफाइंड, ठीक है। और फिर अगर आप कंटिन्यूटी भी चेक करें किसी भी पॉइंट पे बिटवीन दीज इंटरवल तो ये कंटिन्यूअस भी आएगा। कंटिन्यूटी टेस्ट आपने पढ़ा था, जो कि एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। और अगर आपने किसी इंटरवल पे चेक करनी है तो इस इंटरवल के हर पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो कंटिन्यूअस होता है। लेकिन इस तरह चेक करना मुश्किल होता है, तो मैंने आपसे कहा था ग्राफिकली हम चेक कर लेते हैं। यानी कि हम y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ बना लेंगे ऑन द इंटरवल 1 to 2। अगर इस ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं आ रही तो इट मीन्स आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है ऑन दिस होल इंटरवल 1 to 2।
ठीक है, ग्राफिकली देखना ज्यादा आसान है। आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 1 to 2 विद स्लोप 2। ठीक है। सो अब हम यहाँ पे वैसे जितने भी आपको क्वेश्चन दिए होंगे, ऑब्वियस सी बात है, वो डेफिनेट इंटीग्रल्स अगर आपको दिए हैं तो वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को सेटिस्फाई ही कर रहे होंगे, आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट आपको पता होना चाहिए कि इसकी ये कंडीशन है कि आपका जो इंटेग्रेंट है दैट मस्ट बी कंटिन्यूअस ऑन द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन, तभी हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस अप्लाई कर रहे होते हैं। ओके, अब देखिए, अब मैं क्या करूंगी, ये डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए पहले इसको सिंपल जिस तरह हम सॉल्व कर रहे थे इनडेफिनेट इंटीग्रल उसी तरह सॉल्व करेंगे, यानी कि टू जो है ये कांस्टेंट कोफिशिएंट है, इसको इंटीग्रल से बाहर लिख लेंगे। आपके पास इंटीग्रल आ जाएगा 1 to 2 x dx। फिर पावर रूल लगाएंगे, पावर रूल लगाने से x का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, x² over 2। ठीक है, यहां तक आपने ऑलरेडी किया है। और प्लस c, यहाँ तक आपने ऑलरेडी किया है। और फिर हम इस पे अप्लाई करेंगे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो क्या है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास है 1 to 2। अब देखें, ये जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होती है ये x की जगह जो है वो सब्स्टिट्यूट होती है, इसलिए मुझे c की गिव ब्रैकेट नहीं लगानी चाहिए बिकॉज c इज द कांस्टेंट। ठीक है, लगा भी लूँ तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अदरवाइज हमें ये पता है कि हमने x की जगह इसकी सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो दैट इज लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को फिर हम इस तरह से लिख देते हैं। ये मैंने सिंपली इंडेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व किया है जो कि आ गया x² by 2 प्लस c। और जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो मैंने साथ लिख ली है स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के। अब मैं ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगी यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। अब इसमें मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेती हूँ कि अच्छा चले यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं, ये 2 इसी तरह आ जाएगा। और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करने का मेथड क्या था कि पहले आपने अपर लिमिट जो है वो अप्लाई करनी है। ठीक है, अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, यानी कि x की जगह मैं पहले क्या पुट कर दूंगी, इस एक्सप्रेशन में x की जगह हम पहले क्या तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2। तो ये आ जाएगा 2 2² over 2 प्लस c। ठीक है, तो ये मैंने अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया इस पूरे फंक्शन पे। ये मेरा एक्चुअली एफ ऑफ एक्स था, कैपिटल एफ ऑफ एक्स था ये जो आ गया। दिस होल एक्सप्रेशन इज कैपिटल एफ ऑफ एक्स। तो उसमें मैंने एफ ऑफ बी किया है, यानी कि अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो अप्लाई किया, तो ये आ गया है 2² over 2 प्लस सी। और फिर आपने माइनस लगाना है। माइनस लगाने के बाद ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैंने मल्टीपल टर्म्स लिखनी है तो मुझे ब्रैकेट यूज करनी है, क्योंकि माइनस जो है वो हर टर्म के साथ आएगा, इसके बाद लिखने लिखने वाली हर टर्म के साथ आएगा, तो दैट्स व्हाई आई विल यूज द ब्रैकेट। ठीक है, तो अपर लिमिट अप्लाई की है माइनस, अब लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। लोअर लिमिट क्या है 1, तो x की जगह हम 1 डालेंगे, 1² over 2 प्लस सी। ये हमने फंडामेंटल थ्योरम जो है वो अप्लाई किया है। अपर लिमिट, यहाँ पे अपर लिमिट अप्लाई की माइनस द लोअर लिमिट। ये बात समझ आई है कि मैंने पहले x की जगह 2 सब्सटीट्यूट किया पूरे एक्सप्रेशन में, और फिर मैंने x की जगह 1 सब्सटीट्यूट किया माइनस लगा के पूरे एक्सप्रेशन में। सो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2, और ये आ जाएगा 4/2 प्लस सी, और ये आ जाएगा माइनस। ठीक है, और ये आ जाएगा 1/2, और ये भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस सी। जस्ट मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, अब देखिए प्लस सी और माइनस सी ये क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, और आपके पास आ जाएगा 2 × 4/2 कितना हो गया, 2 माइनस 1/2। ठीक है, और ये फर्दर सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम 2 आ जाएगा, 4 - 1 तो 3/2। और अब ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, 3। डेफिनेट इंटेग्रल का आंसर हमेशा एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, उसमें कोई वेरिएबल आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि हम वेरिएबल की जगह जो है लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो सब्सटीट्यूट कर रहे होते हैं। ये जो मैंने अप्लाई किया है डेफिनेट इंटीग्रल, ये आपको समझ आई है। मैम डेफिनेटली इंडेफिनेट। डेफिनेट, ये डेफिनेट है ना, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अगर गिवन है तो यस मैम, डेफिनेट है। समझ आ गई। ठीक है, यस। सबको समझ आई है। बस मैम समझ आ गई। ओके, अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको बताने लगी हूँ। हम जब भी देखिए, हम डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करते हुए पहले इनडेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, जैसे कि मैंने इस स्टेप पे सॉल्व किया। ठीक है, मैंने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को इग्नोर किया और मैंने पहले इस इंटीग्रल को सॉल्व किया। एक्स का इंटीग्रल आ गया x² over 2 प्लस सी। ठीक है, और फिर जब मैं लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करती हूँ उसका रूल हमेशा ये है, अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट, यानी कि पहले अपर लिमिट अप्लाई होती है फिर माइनस द लोअर लिमिट अप्लाई होती है। तो ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, क्योंकि रूल ही है कि अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट, ये हमेशा कैंसिल हो जाया करेगा अगर आप और करें तो, क्योंकि हम अपर लिमिट अप्लाई करते हैं तो प्लस सी आता है, और माइनस द लोअर लिमिट करते हैं तो वो माइनस सी आ जाता है। तो हमेशा ये प्लस सी और माइनस सी डेफिनेट इंटीग्रल में कैंसिल हो जाते हैं। तो इसलिए हम इस
चीज से बचने के लिए, अपना टाइम सेव करने के लिए क्या करते हैं कि जब हम डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम ये प्लस सी लिखते ही नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ होता नहीं है, ये होता है, लेकिन हम इसको क्यों नहीं लिखते? क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में ये हमेशा कैंसल आउट हो जाता है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हुए ये हमेशा कैंसल आउट हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है इसको ऐड ही नहीं करते, क्योंकि इसने हमेशा बाद में प्लस सी और माइनस सी होके कैंसिल हो जाना होता है। ये बात समझ आई है? ये बात आप लोगों को यस समझ आई है मैम। कि एंटी यस मैम। डेरिवेटिव में प्लस सी है, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि डेफिनेट इंटीग्रल में उसने कैंसिल ही हो जाना है, तो दैट्स वाई हम उसको लिखते ही नहीं है, जस्ट अपनी टाइम सेविंग के लिए। ठीक है, बात समझ ओके आई है? मैम। क्योंकि हम इधर से तो एंटी डेरिवेटिव पता कर ही नहीं सकते, आप थ्री से ये तो बता नहीं सकते कि फंक्शन टू एक्स था। अब हमेशा यहां से इनडेफिनेट से ही बताते हैं, और इनडेफिनेट में प्लस सी होता है, क्योंकि एक्स स्केयर ओवर टू, टू इंटू एक्स स्केयर ओवर टू, यानी कि टू टू से कैंसिल करते हो तो एक्स स्केयर का डेरिवेटिव टू एक्स होता है। इसी तरह एक्स स्केयर प्लस माइनस एनी कांस्टेंट का भी डेरिवेटिव टू एक्स होता है। तो वो इनडेफिनेट के केस में हम सिर्फ लिखते हैं, डेफिनेट के केस में क्योंकि हमारा कांस्टेंट आंसर आता है, और डेफिनेट के केस में हमेशा वो जो अननोन कांस्टेंट था सी, वो कैंसिल आउट हो जाता है प्लस सी और माइनस सी होने की वजह से। तो दैट्स वाई डेफिनेट में हम सी नहीं लिखते हैं। ठीक है, ओके मैम। ओके। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। लेट्स से वी हैव टू फाइंड the definite integral with limit of integration 0 to pi cos x dx। चलें जी, सॉल्व करें इसे। cos x का इंटेग्रल क्या होगा? व्हाट इज इंटेग्रल ऑफ cos x? साइन एक्स। sin x। sin साइन। x, ठीक है। अब मैंने प्लस सी नहीं लिखा, क्योंकि मुझे पता है डेफिनेट इंटेग्रल उसमें वैसे भी कैंसिल हो जाना है, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हम लिख देंगे 0 टू पाई। ठीक है, अब हम ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन पाई, फिर माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे साइन जीरो। ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन किसकी है? ये लिमिट्स किसकी हैं? किसकी वैल्यू है 0 टू पाई? एक्स की। एक्स की, ठीक है। ये याद रखें, ये एक्स जो है ये बिलोंग करता है टू द इंटरवल 0 टू पाई। ये एक्स की वैल्यूज है, एक्स की जगह पुट कर लेंगे। ठीक है, एक्स की जगह आपने पुट किया है पाई, और एक्स की जगह आपने पुट किया है 0। साइन पाई कितना होता है? साइन पाई इज जीरो। साइन जीरो, जीरो। और साइन जीरो भी क्या होता है? 0। तो आपके पास जीरो। ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है इसकी वैल्यू क्या आई? इट इज इक्वल्स टू 0। जीरो। ठीक है, समझ आइए इसकी? यस मैम। ठीक है, मैम इसी तरह हम वैसे एक और सी क्यों कर देते हैं, छोड़ देते हैं यहाँ पर? देखें। अगर मैं सी लिखूंगी, ये मैंने क्वेश्चन ये लिखा था डी एक्स 0 टू पाई, लेट से मैं सी लिखती हूँ या जगह साइन एक्स प्लस सी, और फिर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है 0 टू पाई। ठीक है, ऐसा ही है। अब जब मैं करूंगी तो यह आ जाएगा साइन पाई प्लस सी। ठीक है, अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई की है, माइनस लोअर ओ लिमिट ऑफ अच्छा अच्छा इंटीग्रेशन अच्छा। अप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा साइन जीरो प्लस सी। अब ये आ जाएगा ओके साइन डन। पाई प्लस सी माइनस साइन जीरो माइनस सी। तो ये प्लस सी माइनस सी हमेशा क्या हो जाते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। कैंसिल हो जाते हैं। तो दैट्स वाई हम लिखते ही नहीं है। ठीक है, लिखे तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन हम सिर्फ अपनी टाइम सेविंग करने के लिए इसको फिर लिखते नहीं है। ओके, इंटेग्रल है आपके पास 1 to 4 3/2 स्केयर रूट एक्स माइनस 4/x² dx। चलें जी, सॉल्व करें इसको, इस इंटेग्रल को सॉल्व करें। इस डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करें, और फिर मैं आपसे पूछती हूँ कि आपका आंसर क्या आया है। जब कोई कर ले सॉल्व तो मुझे बता दे कि उसने कर लिया है सॉल्व। कर रहे हैं सॉल्व ये जो यस क्वेश्चन? मैम कर यस। रहे हैं। ओके, ठीक है, सब लोग यस करें। मैम करें। सब लोग करें ताकि आपको यस समझ आए। मैम।
पहले आप सिंपली इनडेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे और फिर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट। जब किसी का हो जाए सॉल्व तो मुझे बता दें कि हो गया है। कर लिया किसी ने? मैम मेरा हो गया, 7 आंसर आया, पता नहीं क्या। 7 आंसर आया है, चलिए हम देखते हैं कि कैसे होना था। ओके, हम ये प्रॉपर्टी लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। 3/2 को हमने आउटसाइड द इंटीग्रल लिखा है 1 to 4 स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स। सिमिलरली यहाँ पे -4 जो है उसको हमने आउटसाइड इंटीग्रल लिख दिया। ठीक है, 1 to 4 1/x² डी एक्स। ठीक है, तो जस्ट मैंने जो कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं इनको आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रल लिखा है और इंटीग्रल को ब्रेक करके दोनों टर्म्स पे अप्लाई कर लिए। ठीक है, यहाँ से हमने ब्रेक करके अलग अलग टर्म्स पे अप्लाई कर लिए। सो दिस इज इक्वल टू 3/2 इंटीग्रल 1 to 4 x⁻1/2 dx, और ये आ गया -4 इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 4, और इसको न्यूमरेटर में ले जाएं तो ये आ जाता है x⁻², dx। फिर आपने इंटीग्रेट किया 3/2। ठीक है, इंटीग्रल ये पावर रूल लगेगा, तो आपके पास आ गया x⁻1 बाई 2 प्लस 1, दैट इज 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। ठीक है, माइनस 4। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ गया x⁻−1/-1। और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो मैंने आपको बताया कि आप लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इस तरह से साथ में लिखेंगे 1 to 4 जब आप इनडेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, ये 3/2 और ये 3/2 कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास आ गया है x⁻3/2 माइनस, बस और ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गए 4। और ये जो x⁻1 है इसको मैं डिनोमिनेटर में लिख सकती हूँ x, और ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा x⁻1। ठीक है, x⁻1 को हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया है, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास 1 to 4। ठीक है, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन किया। अब हम लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट। अपर लिमिट हम अप्लाई करेंगे तो द एक्स की जगह हमने 4 डालना है, जिधर जिधर एक्स है उसकी जगह हमने 4 लिखना है। तो ये 4 टू द पावर आ जाएगा 3/2 प्लस 4/4। ये हमने अपर लिमिट अप्लाई की है। ठीक है, जिधर जिधर एक्स था उसकी जगह हमने 4 डाला है, माइनस, और फिर ब्रैकेट डालेंगे क्योंकि एक से ज्यादा टर्म्स हैं। तो आपके पास आ जाएगा 1 to the power 3/2। बस एक मिनट, ओके, 1 to the power 3/2 प्लस 4/1 कितना हो जाएगा, तो 4। ठीक है, ये आपने किया अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे 3/2 है तो मैं 4 को स्केयर की फॉर्म में लिखूंगी। तो 4 किसका स्केयर होता है, 2 2 का। तो मैं 4 को लिख दूंगी ये 2² होल टू द पावर 3/2 लिख सकती हूँ। कैसे ओके, प्लस ये आ जाएगा 1, माइनस 1 to the power 3/2, 1 की कोई भी पावर हो क्या आता है, 1 1। और ये प्लस माइनस बस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस 4। ठीक है, ये आपके पास आ गया।
+1 -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये 2⁻³ -4 रह गया, ऐसे ही है 2⁻³ ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ, ये आपके पास आ गया है 2³ -4। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 8। क्या आ गया? 8 - 4, और 8 - 4 रिजल्ट क्या आया? 4। ठीक है, तो इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू क्या आई है? 4। जी क्लास, अब बताएं, आपको समझ आई है? आपको समझ आई है कि हमने कैसे सॉल्व करना है यस डेफिनेट? मैम आ गई है। मैम एक दोबारा। मैम आप ओके, मैं फिर से बता देती हूँ कि आपने क्या करना है। ये जो इंटीग्रल था, हमने इसको देखा, हमने देखा कि हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, हमने ब्रेक किया कोफिशिएंट्स बाहर की लिनियरिटी प्रॉपर्टी जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखी थी वो। जी बच्चे। मैम ये एंड पे 2⁻³ है, हाँ जी। इसके वो +4 नहीं करेंगे जो उसका है, जो मुझे हायर लिमिट है। नहीं, ये देखे ना हमने क्या किए, मैं फिर से बता देती हूँ। एंड से, बिल्कुल एंड से देखें, वो 2⁻³ आई है हायर लिमिट की, राइट साइड पे एंड पे। ये यस, 2⁻³ राइट साइड के एंड में, जैसे वो 4⁻³/2 +4/4 था, तो ये 4/4 किधर गया? 1। ये है ना 4/4, हाँ ये 1 हो गया। ओके ओके। मैम वो नीचे से कंप्यूटर नजर मैम नहीं आ रहा। 7 आंसर आता है। नहीं नहीं, सही है। 7 नहीं है ना, 4 आंसर आता है ना। ओके देखिए, आंसर। देखें, यहाँ तक तो आप सबको समझ आ गई होगी, क्योंकि Ma'am, यहाँ तक तो जी। यस can you please speak English? I already don't understand Urdu. ओ सॉरी, आई फॉरगॉट दैट यू आर इन दिस क्लास, आई एम सॉरी। No, no, it's fine, it's fine. ओके ओके ओके। आप मुझे याद करा दिया करें ना कि ये हमारी क्लास में है, मुझे तो नहीं याद रहता। ओके, we have integrated this integral as an indefinite integral. We have solved the indefinite integral. We obtained 3/2 x to the 3/2 over 3/2 by the power rule, -4 x to the -1 over -1, and we have applied this limit of integration. The rule for applying the limit of integration is just we apply the upper limit first, then minus the lower limit. So the upper limit is 4. We have to substitute 4 in place of x. In this whole function, that is the integral, that is the antiderivative, we have to apply the upper limit, that is 4. So I am just going to substitute 4 in place of x. So it is 4 to the power 3/2 plus 4 over 4. I just substituted 4 in place of x. 4 to the power 3/2 plus 4 over 4 minus the lower limit. The lower limit was 1. Similarly, in this whole expression, I am going to substitute x equals to 1. So it becomes 1 to the power 3/2 plus 4/1, that is 4. Now I am going to write 4 as in form of square because I have the power as 3/2. So I want to cancel this 2 with the exponent. So that's why I have written 4 as 2 square. By writing it as 2 square, I can cancel this 2 with this 2. So here it becomes 2 cube. I have written this as 2 cube. 4 over 4 becomes 1. And this is 1 to the power 3/2. 1 to the any power is 1. So that's why, and with this minus, it becomes -1. So +1 and -1 are cancelled. They are cancelled out. And here we have a 4, that was 4/1, that is equals to 4. And this minus makes it -4. Plus minus minus 4. So now I am left with the terms 2 cube minus 4. I have written 2 cube minus 4. 2 cube means multiply 2 3 times. That is 2 twos are 4, 4 twos are 8. 8 minus 4. And 8 minus 4 is 4. Now tell me, is it clear how I calculated this one? The value of the definite Yeah, ma'am, integral it's is 4, clear. not 7. All other students, have you understood the calculations? यस मैम। Okay. यस मैम। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप उर्दू में भी कर सकते हैं ना, सिर्फ उनको नहीं समझ आती, मुझे तो आती है। ठीक है, ओके। So now we are going to solve another question. Okay, after 3 minutes, this meeting will end and I will share a new link with you. You have to join that link, okay? Quickly, you need to join that link. Okay. Now I am assigning you a question. You need to solve this question. The question is, you have to solve the integral, the definite integral from 0 to 1 dx over x plus 1.
Okay. I want you all to solve this question. Solve this question. Solve this definite integral from 0 to 1 dx over x plus 1. Note this question. Meanwhile, I am going to end this meeting and start our new meeting with a new link. I am sharing the new link in the group and you have to join that link, okay? Please note this question. मैं यहाँ से मीटिंग एंड कर रही हूँ, दूसरा लिंक शेयर कर रही हूँ, उसको आपने ज्वाइन करना है, ठीक है? तब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें।